फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्प टिप्स टू ऑल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो पे। दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं साइकेट्रिक के टॉपिक्स, जिसमें से आज सबसे पहला टॉपिक होगा डिमेंशिया। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है डिमेंशिया। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमेंशिया की डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन और इटियोलॉजी, उसके स्टेजेस देखने वाले हैं। हम उसकी क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं आपको मार्क वाइज बताऊंगी कि कौन सा कितने मार्क के लिए आपको कितना लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन कुछ ऐसी है इसकी: डिमेंशिया इज एन अक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। डिमेंशिया क्या है? एक अक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट है जिसमें कि इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमत्ता, सेकंड मेमोरी यानी कि आपको पता ही है हमारी जो मेमोरी, जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे हम स्टोर करते हैं, दैट इज़ आवर मेमोरी। और पर्सनालिटी, इन सब में जो है अफेक्ट होता है, यानी कि ये सब अफेक्ट होते हैं, इनमें गड़बड़ आती है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी शुद्धि है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। इसे कहते हैं डिमेंशिया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। डिमेंशिया क्या है? एक ग्लोबल इम्पेयरमेंट है जिसमें किस किन चीज़ों में इम्पेयरमेंट आती है? फर्स्ट इंटेलेक्ट और सेकंड मेमोरी, थर्ड पर्सनैलिटी। लेकिन कॉन्शियसनेस में इसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं होती है। दोस्तों आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और ये जो डेफिनेशन है ये 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है एग्जाम पेपर में, और आपके लिए ये इतनी डेफिनेशन काफ़ी है 2 मार्क्स गेन करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डिमेंशिया इन अल्जाइमर डिसीज, सेकंड वस्कुलर डिमेंशिया, third organic amnesic syndrome, fourth is delirium, fifth one is other mental disorders, and sixth one is personality and behavior disorders. ये सारे हमारे जो है 6 क्लासिफिकेशंस हैं। ये आपको पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए पूरे एग्जामिनेशन में। डिमेंशिया का पूरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है और उसमें आपको ये 3 मार्क्स का लिखना होता है। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन आपको एज इट इज़ मेमोराइज करके एग्ज़ाम में लिखने हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे लिख दिए तो आपको 3 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी भी 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, और इटियोलॉजी का मतलब होता है कि वो रीजंस जिसकी वजह से हमें जो है डिमेंशिया पेशेंट में देखने को मिलता है, जिस रीज़न की वजह से डिमेंशिया होता है। मैं एक के बाद एक आपको सारी इटियोलॉजीज बताने वाली हूँ। फर्स्ट है सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ न्यूरॉन्स एंड वॉल्यूम इन ब्रेन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉस होने शुरू होते हैं, कम होने शुरू होते हैं, और हमारा ब्रेन का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। सेकेंड है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, यानी जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं। इसकी वजह से भी हमें डिमेंशिया देखने को मिलता है पेशेंट में। थर्ड है बिल्डअप ऑफ एमोलॉइड्स। एमोलॉइड्स क्या होता है कि एक एबनॉर्मल प्रोटीन है जो हमारे ब्रेन में जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। फोर्थ वन इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्रेंड्स, फोर्थ है जो हमारा वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इन्फेक्शन, मेटल्स एंड टॉक्सिन्स। जो इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को उसके वजह से भी उसे डिमेंशिया का जो है डिसकंडीशन ऑकर हो सकता है। उसके बाद मेटल्स, बॉडी के मेटल्स में अगर कोई कम ज़्यादा हो गया तो उसके वजह से भी हमें डिमेंशिया देखने को मिलता है। और उसके बाद टॉक्सिन्स, अगर बॉडी में हमारे कोई टॉक्सिन जा रहा है उसकी वजह से भी हमें डिमेंशिया देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मेटल आयंस सच एज जिंक, कॉपर इन ब्रेन। अब दोस्तों अगर पेशेंट के किसी या फिर किसी भी इंसान के ब्रेन में अगर जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनका जो अमाउंट है अगर ये बढ़ने लगता है तो इसके वजह से भी जो है हमारे मतलब किसी भी इंसान को डिमेंशिया होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ वन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6, B12 एंड
फैलोट। अगर पेशेंट में B6, B12 और फैलोट इन विटामिन की कमी है सो उसकी वजह से भी उसे डिमेंशिया हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सीरियस हैंड इंजरी। अगर पेशेंट को सीरियसली अगर उसके पास्ट में कभी उसे हेड पे इंजरी हुई है सो उसके वजह से भी डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है उसे फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती है। सो ये थी हमारी सारी इटियोलॉजी जिसकी वजह से हमें पेशेंट में जो है डिमेंशिया देखने को मिलता है। दोस्तों चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये पॉइंट है हमारा स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया का। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें टोटली 3 स्टेजेस होते हैं। तो कौन से स्टेज में पेशेंट में हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये सारा हम इसमें देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से। सो स्टेज 1 में क्या क्या होता है। फर्स्ट स्लीप फॉरगेटफुलनेस, यानी कि उसकी याददाश्त जाने लगती है, धीरे धीरे वो चीज़ें भूलने लगता है पेशेंट। नेक्स्ट, डिक्लाइन इंटरेस्ट इन द एनवायरनमेंट। अब पेशेंट जो है वो एनवायरनमेंट में कम जाता है, मतलब किसी से इंटरेक्ट कम करेगा, किसी से बातें कम करेगा और अपने में ही गुम रहेगा। तो ये जो है डिक्लाइन इंटरेस्ट इन द एनवायरनमेंट, वो बाहर जाके किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा। थर्ड है हेजिस्टेंसी इन इनिशिएशन एक्शन। अब किसी से भी बात करने में वो संकोच करेगा या 10 बार सोचेगा कि इससे बात करूं या ना करूं। सो ये जो है ये थर्ड हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फोर्थ है पुअर परफॉर्मेंस। अब ऑफकोर्स वो जब किसी से बात नहीं करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी रहेगी, सो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा स्टेज 2। स्टेज 2 में हमें क्या क्या देखने को मिलता है पेशेंट में। प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। अगेन जो फर्स्ट स्टेज में है वो मेमोरी कम लॉस होती थी, अब इसमें प्रोग्रेसिवली मेमोरी लॉस होने शुरू होगी पेशेंट की। सेकेंड, हेजिस्टेंस रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, यानी कि जब आप उस पेशेंट को कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हेजिटेटली यानी संकोच जैसे डरा हुआ जैसे अपने आप को जो है रिप्लाई देगा। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ऐसे पेशेंट को जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में उसे बहुत डिफ़िकल्टी आती है। फोर्थ, इरिटेबल। जो पेशेंट है वो ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है। फिफ्थ है निग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन। पेशेंट जो है अब अपनी पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करने के मतलब मेंटल स्टेट में नहीं रहता है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सके। सो एंड नेक्स्ट लास्ट वन है सोशल आइसोलेशन। पेशेंट जो है वो एनवायरनमेंट यानी किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने में ही रहेगा। सो वो सोशली आइसोलेट हो जाएगा, मतलब सोसाइटी में जाने से डरेगा और वो सब बस अकेला बैठा रहना उसे पसंद आएगा। सो ये जो है ये हमारे सेकेंड स्टेज में सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में हमें उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है वेट लॉस। पेशेंट का जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड, अनेबल टू कम्युनिकेट। पेशेंट जो है वो किसी से प्रॉपरली बात नहीं कर पाएगा। डजंट रिकग्नाइज फैमिली, अपनी फैमिली को भी वो पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस। जो है अब उसके ब्लैडर कंट्रोल में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। लॉस ऑफ द एबिलिटी टू स्टैंड एंड वॉक। अब पेशेंट जो है वो खुद से खड़ा होकर चलने की क्षमता भी उसमें नहीं बचेगी। नेक्स्ट, सो या गाइस दिस आर ऑल द स्टेजेस इन द डिमेंशिया। तो यहाँ पर हम हमारे सारे स्टेजेस ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोसिस पर। सो दोस्तों डायग्नोसिस में हम सबसे पहले करेंगे कॉग्निटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन। इसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसे MMS ही भी कहा जाता है। इसमें हमें पेशेंट की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कितने % तक हुई है ये हमें दिखाया जाएगा। सेकेंड है फंक्शनल डिमेंशिया स्केल टू इंडिकेट डिग्री ऑफ डिमेंशिया। फंक्शनल डिमेंशिया स्केल इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि पेशेंट को कितने डिग्री तक डिमेंशिया है ये हमें मालूम चल सके। थर्ड है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यानी MRI। इसमें ये जो MRI हम आपको पता है MRI क्यों करते हैं कि हमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ब्रेन के वो सारे दिख सकें। फोर्थ है फ्लूइड एनालिसिस, स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। ये जो टेस्ट है ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि हमारे बॉडी में कितने % एमोलॉइड का डिपोजिशन हो गया है वो देखने के लिए।
Now friends, let's move towards the treatment modalities. So ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट ड्रग देते हैं टैक्प्रिन हाइड्रोक्लोराइड, नेक्स्ट है टोनेपेजिल हाइड्रोक्लोराइड। सो ये ड्रग्स हम इसलिए देते हैं ताकि एसिटिल कोलिनेस्टेरेज नाम का जो एंजाइम हमारे सीएनएस में होता है उसका जो लेवल है और कम हो जाए और हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शन है, आई मीन पेशेंट की जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाए। थर्ड वन हम देंगे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, ताकि पेशेंट में जो हैलुसिनेशंस हो रहे हैं वो ना हो। इसके बाद जो हम देंगे ड्रग्स वो है एंटी डिप्रेसेंट, नेक्स्ट एंटी कन्वल्सेंट एंड विटामिन ई। सो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में ये सारे जो ड्रग्स हैं ये आपको पेशेंट को प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बाद हम आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे नर्सिंग असेसमेंट। असेसमेंट में हमें पेशेंट का बायोडाटा लेना होता है जिसमें उसके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो सब इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस पर। सो फर्स्ट हम लेंगे डेली रूटीन, जो पेशेंट का जो है हमें डेली रूटीन मेंटेन करना होगा, लाइक वो कितने बजे उठेगा, कितने बजे खाना खाएगा, एक्सरसाइज कब करेगा। सो ये सारी जो है हमें डेली रूटीन में उसके इंक्लूड करना होगा। इसके बाद हमें ध्यान देना होगा न्यूट्रिशन एंड बॉडी वेट। पेशेंट की न्यूट्रिशन और बॉडी वेट पे हमें पूरा ध्यान देना होगा। उसे वेल बैलेंस डाइट हमें देना होगा, जो प्रोटीन में अच्छा खासा प्रोटीन हो, उसमें फाइबर्स हो एंड अमाउंट ऑफ परफेक्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज हो उसमें। सो ये हमें उसकी बॉडी वेट और न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना होगा। उसके बाद उसके पर्सनल हाइजीन का हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद जो है हमें पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट करना होगा, प्रॉपरली पेशेंट को हाइड्रेट रखना होगा। उसके बाद हमें ध्यान देना है मूड एंड इमोशन पर। किसी पेशेंट का जो है मूड अचानक से चेंज हो जाता है, सो इसके लिए हमें पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है वो सब मतलब काम रखना होगा। इसके बाद स्लीप, पेशेंट अच्छे से नींद ले, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी मैनेजमेंट हमें करनी होती है और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए और ये सारे जो पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हेल्थ एजुकेशन पर। हम ऐसे पेशेंट को कैसा हेल्थ एजुकेशन देंगे या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को कौन से मतलब प्रिकॉशन लेने को कहेंगे। सो फर्स्ट हम कहेंगे कि मेक एनवायरनमेंट एज स्टेबल एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना उसका एनवायरनमेंट जो है स्टेबल रखने की कोशिश करें, उसमें कोई चेंजेस या फिर वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ ना हो। उसके बाद अवॉइड चेंजिंग रूम्स एंड फर्नीचर्स। उसके पेशेंट के जो रूम्स है उसमें कोई चेंज ना करें या फिर फर्नीचर कोई चेंज ना करें, उसकी वजह से उसके मूड में डिस्टर्बेंस आ सकता है। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। थर्ड, मिनिमाइज फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू कन्फ्यूजन। ऐसे फैक्टर्स को अवॉइड करें जो पेशेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट करे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके रूम में कोई चेंज ना लाए, उसके फर्नीचर्स वगैरह चेंज ना करे रूम के। फिफ्थ, ओरिएंट पेशेंट टू हिज सराउंडिंग, यानी पेशेंट को जो है उसके सराउंडिंग में ले जाइए, थोड़ा पार्क में ले जाइए, थोड़ा घुमाइए, उसको अपने सराउंडिंग से थोड़ी पहचान करवाइए। सो ये सारी जो है ये हेल्थ एजुकेशन हमें पेशेंट को देनी होती है डिमेंशिया में। सो फ्रेंड्स, हेल्थ एजुकेशन हमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए, और 3 मार्क्स के लिए आप इतने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या इसमें 2 पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको 6 पॉइंट लिखने चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइस, ये थी पूरी डिजीज़ कंडीशन। आई होप आपको पूरी डिजीज़ कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपको मेरी इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो आप प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, कमेंट सेक्शन में हमें मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लूँ, साइकेट्रिक का या फिर MSN का। सो आई विल टेक दैट वन। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।